दोस्तों, जंगल हमारे ग्रह और इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी माने जाते हैं। ये अलग अलग तरह के पेड़ पौधों और जानवरों यानी जैव विविधता को सहारा देते हैं। ये दुनिया के मौसम को ठीक रखते हैं, हमें साफ हवा और पानी जैसी ज़रूरी चीज़ें देते हैं। जंगलों से लोगों को रोजगार मिलता है, चीज़ें मिलती हैं और इनका हमारी संस्कृतियों पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सारे जंगल एक जैसे नहीं होते? इनमें अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और माहौल होता है। जैसे गर्म इलाकों में हरे भरे जंगल होते हैं और ठंडे उत्तरी इलाकों में अलग तरह के जंगल होते हैं। तो आज हम उन्हीं जंगलों के प्रकारों और उनकी जलवायु के बारे में जानने वाले हैं और ये देखेंगे कि पूरे ग्लोब में किस किस तरह के जंगल पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर हमें जलवायु को समझना है तो सबसे पहले हमें अक्षांश रेखाओं को समझना होगा। हाल ही की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो भूमध्य रेखा से शुरू होती हैं, उत्तर की तरफ बढ़ती हैं, दक्षिण की तरफ बढ़ती हैं और ये आपको बताती हैं कि कहाँ कितना तापमान है। जैसे कि बीच की बात करोगे, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच की, तो ये एरिया उष्ण कटिबंधीय एरिया होता है। उष्ण का मतलब होता है गर्म, यानी कि जो सूर्य होता है वो लगातार लंबवत किरणें यहाँ पर डालता है, जिससे कि ये जो एरिया है बहुत गर्म हो जाता है। इसके ऊपर जाओगे तो एरिया थोड़ा शीतोष्ण हो जाता है, मतलब समान सर्दी समान गर्मी वहाँ पड़ती है। इसके ऊपर जाओगे तो ध्रुवीय एरिया जो है बहुत ठंडा हो जाता है, शीतोष्ण एरिया जिसको कहते हैं। तो इस तरीके से ये जो आपकी अक्षांश रेखाएं हैं ये क्लाइमेट को या फिर जलवायु को बांटती हैं। एक तरीके से तापीय पेटियों के बारे में आपको बताती हैं कि कहाँ कितना ताप है, कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है। तो इन पेटियों के हिसाब से ही हम जंगलों को भी समझ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उष्ण कटिबंधीय वनों के बारे में, जो कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में होते हैं। इस एरिया में हमेशा तापमान ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से पेड़ पौधों के बढ़ने का मौसम एक लंबा मौसम होता है, मतलब वो लंबे मौसम तक बढ़ते रहते हैं। इस वजह से यहाँ बहुत सारे अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और जानवर वास करते हैं। इस पूरे एरिया में लगभग 4 प्रकार के वन होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। अब इसके नाम से आपको समझ में आ रहा है कि जहाँ पे वर्षा होती है और वहाँ वन होते हैं। ये जो जंगल होता है भूमध्य रेखा के बहुत पास होता है। मैं आपको बता दूं कि लगभग 10 डिग्री, मतलब भूमध्य रेखा से आप ऊपर की तरफ 10 डिग्री जाओ और नीचे की तरफ 10 डिग्री जाओ, नॉर्थ और साउथ में, ये जो छोटा सा एरिया है यहाँ होते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। यहाँ साल भर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और मौसम हमेशा गर्म और नमी वाला बना रहता है। अब वर्षा होने के कई कारण हो सकते हैं। एक तो यहाँ की पूरी भूमि के अंदर ही बहुत ज़्यादा नमी होती है, तो गर्मी की वजह से वो नमी जो है वो ऊपर जाती है और वापस बरसात बन के बरसती है। इसके अलावा मानसूनी वर्षा भी यहाँ पे होती ही रहती है। चूँकि एरिया गर्म है तो वायुदाब निम्न होगा, वायुदाब निम्न होगा तो नमी वाली हवाएं यहीं आएंगी। इस वजह से यहाँ पे बरसात होती रहती है। यहाँ के पेड़ पौधों की विशेषता ये है कि यहाँ के पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा घने होते हैं, मतलब इनकी परत बहुत घनी होती है। तो सूरज की रोशनी जब इन पे पड़ती है तो वो ज़मीन पे नहीं पहुँच पाती है, सिर्फ परतों पे ही पड़ती है। अब इसमें जो पत्तियाँ होती हैं वो गर्म और नमी वाले मौसम की वजह से नीचे गिर जाती हैं और जल्दी सड़ जाती हैं। होता क्या है कि ये जो पेड़ होते हैं वो उन पोषक तत्वों को खींच लेते हैं, मतलब पत्तियाँ गिरी, सड़ गई, पोषक तत्व बन गए तो पेड़ जो है उनको खींच लेंगे। तो इस तरीके से ये पेड़ बढ़ते रहते हैं। मैं आपको बताऊं कि यहाँ का तापमान साल भर लगभग औसतन जो कि काफ़ी गर्म है और नम है। इसके अलावा साल भर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लगभग 200 सेंटीमीटर के आसपास। और उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में मौसम हमेशा एक जैसा ही बना रहता है, मतलब कभी चेंज नहीं होता है। यही कारण है कि यहाँ पे बहुत सी प्रजातियां, जीव जंतु रहते हैं। आप देखोगे कि जो अमेज़न का एरिया है, अमेरिका का अमेज़न, और अफ्रीका का कांगो बेसिन है और दक्षिण पूर्व एशिया के वर्षावन हैं, ये सब इसी हिस्से के अंदर आते हैं। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अफ्रीका के कांगो बेसिन के अंदर कितने जानवर रहते हैं। अफ्रीका में तो बहुत रहते हैं, अमेज़न में भी बहुत रहते हैं और दक्षिण पूर्व एशिया के वर्षावनों में भी बहुत रहते हैं, क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे अच्छे मिल जाते हैं इनको। एक खास बात यह है कि ये जो वर्षावन हैं ये दुनिया के लिए एक कार्बन सिंक का कार्य करते हैं, क्योंकि ये बहुत सी CO2 सोख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण, उससे ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं, जिससे ऑक्सीजन इंसानों को मिलती है और ग्लूकोज का इस्तेमाल ये खुद करते हैं। तो आप कह सकते हो कि दुनिया का जो कार्बन चक्र है वो इन वनों की वजह से चल रहा है। आखिर में यहाँ के प्रमुख वनस्पतियों की बात करें तो महोगनी, सागौन, रबड़ के पेड़ और ताड़ के पेड़ और साथ ही लियाना के पेड़, ये इंपॉर्टेंट वनस्पति हैं जो यहाँ पाए जाते हैं। औषधियों में भी इनका इस्तेमाल होता है और इंडस्ट्री के लिए भी, औद्योगिक क्षेत्र में भी इसका इस्तेमाल होता है, तो ज़रूरी हो जाता है। तो ये हो जाते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन।
इसके बाद आप थोड़ा ऊपर उठोगे तो उष्णकटिबंधीय मौसमी वन आते हैं, जिनको नम पर्णपाती या फिर मानसूनी वन भी कहते हैं हम। देखो, लगभग 10 से लेके 25 डिग्री तक का जो अक्षांश रेखा है उत्तर में और दक्षिण में दोनों जगहों पे, वहाँ ये पाए जाते हैं। यानी ये जंगल वर्षा वनों से थोड़े दूर होते हैं और भूमध्य रेखा से थोड़ा हटकर होते हैं। यहाँ बारिश तो खूब होती है, लेकिन बारिश और सूखे का मौसम दोनों अलग अलग होते हैं। मतलब गर्मी में यहाँ बारिश होती है और सर्दी में सूखा पड़ता है। ध्यान से समझ लो कि गर्मी में बारिश हो रही है और सर्दी में सूखा पड़ रहा है। अब चूंकि यहाँ पे बारिश हो रही है तो बारिश मानसून के साथ ही आती है यहाँ पे, इसलिए इनको मानसूनी वन कहा जाता है। और जब सर्दियों में सूखा आता है तो सूखे के टाइम पे कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो अपने पूरे या फिर थोड़े पत्ते गिरा देते हैं, क्योंकि पत्ते ज़्यादा नमी मांगते हैं। तो ज़्यादा नमी दे नहीं सकते क्योंकि सूखा पड़ रहा है, इसलिए इनको पर्णपाती भी कहा जाता है। तो मानसूनी भी हैं और पर्णपाती भी हैं। इनकी स्थिति की बात की जाए तो ये जंगल दक्षिणी फ्लोरिडा, दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्से, मध्य अमेरिका, कैरेबियन, पश्चिमी अफ्रीका के किनारे और भारत के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। साथ ही उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और इंडो चीन के ज़्यादातर हिस्सों में भी ये जंगल पाए जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा फैले हुए हैं ये, इनको आप याद कर सकते हो। यहाँ के जो प्रमुख वनस्पति हैं वो है सागौन, साल, बांस और शीशम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शीशम जो है वो यहाँ पे उगता है। तो एक तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हो गए, एक मौसमी वन हो गए। तो ये दोनों जो हैं ये कहलाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ध्यान से समझो, जो वन हमेशा हरा भरा रहे, हमेशा खिला रहे, उसी को सदाबहार कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कौन कौन से हो गए? एक तो वर्षा वन हो गए, एक मौसमी वन हो गए। तो दोनों को आप याद रख सकते हो। इसके बाद इसी हिस्से में आगे चल के आते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। ये जो वन होते हैं ये भी 10 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांश रेखा के बीच ही होते हैं, बस यहाँ पे वर्षा नहीं होती है। अब आप कहेंगे कि 10 डिग्री से 25 डिग्री के बीच तो मौसमी वन होते हैं, तो फिर ये कैसे हो सकते हैं? होते हैं। मान लो कि एक तरफ आपके पर्वत हैं और पर्वत की तरफ से आ रही है बहुत सी मानसूनी हवाएं। तो मानसूनी हवाएं क्या करती हैं कि पर्वत से टकराती हैं, ऊपर जाती हैं, बादल बनती हैं, बरस जाती हैं। लेकिन जो दूसरा हिस्सा होता है वहाँ बारिश कम होती है। बारिश कम होने की वजह से वहाँ सूखा पड़ जाता है और सूखे हिस्से में जो वन पैदा होते हैं उसको हम शुष्क वन कहते हैं। तो इस तरह बनते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। ये जो जंगल होते हैं ये उन्हीं इलाकों में आते हैं जहाँ सूखा मौसम बहुत लंबा चलता है और साल के आधे हिस्से में बहुत कम बारिश होती है। इन जंगलों में पाए जाने वाले पेड़ पौधे और जानवरों ने बिना पानी के लंबे समय तक जीने के तरीके सीख लिए हैं। जाहिर सी बात है, जैसा देश रहेगा वैसा ही भेष करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इसमें ज़्यादातर ऐसे पेड़ होते हैं जो सूखे मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो मेनली यहाँ पे ज़्यादातर पर्णपाती ही पाए जाते हैं। अगर यहाँ की स्थितियों की आप बात करोगे तो पश्चिमी और दक्षिणी मैक्सिको, बोलिविया के निचले इलाके और मध्य भारत और साथ ही इंडो चीन के सूखे जंगल, इन सभी जगहों पे ये वाले वन पाए जाते हैं। मध्य भारत में ऐसे बहुत से आपको वन देखने को मिल जाएंगे जो शुष्क हैं। यहाँ के प्रमुख वनस्पतियों की बात की जाए तो सागौन, बबूल और चंदन जैसे पेड़ जो है वो यहाँ पे उगते हैं। तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद एक चौथा टाइप का वन और आता है इस रेखाओं के बीच में, जो कि है उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन, जिनको क्लाउड फॉरेस्ट या फिर मेघ वन भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो जंगल होते हैं मुख्यतः इन्हीं अक्षांशों में होते हैं, लेकिन ऊंची पहाड़ियों पर होते हैं। इन जंगलों में ऐसा होता है कि जो पेड़ होते हैं उसकी जो ऊपरी परत होती है वो हमेशा नीचे से बादलों से ढकी होती है, मतलब बादल छाए रहते हैं। ये तस्वीर देखिए आप समझ जाएंगे कि जो बादल हैं वो कहीं ना कहीं इन पत्तियों के नीचे हैं। तो बादल छाए रहेंगे तो यहाँ पे अंधेरा और नमी बनी रहती है। नमी की वजह से यहाँ पर बहुत से एपीफाइट रहते हैं। एपीफाइट बोले तो दूसरे पौधों पर आने वाले पौधे, जैसे कि शैवाल हो जाता है, काई जिसको आप कहते हो। तो इस तरीके के पौधे उग जाते हैं नमी की वजह से। दूसरे उष्णकटिबंधीय जंगलों के मुकाबले यहाँ पेड़ अक्सर छोटे होते हैं, मोटे होते हैं और टेढ़े होते हैं, क्योंकि ये समतल भूमि पर नहीं उगते। टेढ़ा होना ज़रूरी है, मोटा होना ज़रूरी है, ताकि जड़ ठीक से इसको पकड़ ले। ठीक है। स्थितियों की बात करोगे तो मध्य अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया और इंडीज पर्वतमाला, यहाँ पे ऐसे बहुत से जंगल पाए जाते हैं जो समतल भूमि पे नहीं उगते। तो उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन मेघ वन भी कहलाते हैं, याद रखना, क्योंकि बादल जो है छाए रहते हैं इनके आसपास। तो ये जो पूरा एरिया है कर्क रेखा से लेके मकर रेखा का, इसमें सबसे बीच में आते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन। वर्षावन के बाद आपके आते हैं उष्णकटिबंधीय मौसमी वन
उसी एरिया के अंदर आपके शुष्क वन भी आते हैं, और जो पहाड़ होते हैं पहाड़ों पे आपके पहाड़ी वन भी आते हैं, जिसको पर्वतीय वन आप कह सकते हो, मेघ वन। तो 4 हो गए, चारों याद रह जाएंगे। सबसे बीच में वर्षा वन, उसके बाद मौसमी वन, मौसमी वन के आसपास हैं आपके शुष्क वन, और पहाड़ियों के ऊपर है पर्वतीय वन। बोलो याद करने में कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम थोड़ा ऊपर चलते हैं अक्षांश में, समशीतोष्ण वन की तरफ। अब ये कौन से होते हैं? ये 30 डिग्री अक्षांश रेखा से लेके 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा तक जाते हैं, उत्तर में भी और पश्चिम में भी। मतलब ये जो एरिया है समशीतोष्ण कहलाता है। इस एरिया में साल भर में समान सर्दी और समान गर्मी पड़ती है। साल भर में आपको तापमान का एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है यहाँ पर। मतलब एक समय पे तो बहुत सर्दी होती है, एक समय पे बहुत गर्मी होती है। साथ ही यहाँ पर आपको 4 मौसम देखने को मिलते हैं, सर्दी, गर्मी, बहार और वर्षा। मतलब यहाँ पे वर्षा भी अच्छी होती है, गर्मी भी अच्छी पड़ती है, सर्दी भी अच्छी पड़ती है, बहार भी यहाँ आती है। तो एकदम फिट एरिया जिसको आप कह सकते हो। अब इन समशीतोष्ण वनों के भी 3 प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला है समशीतोष्ण पर्णपाती वन। ये वो वन होते हैं जो 25 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांश के बीच में पाए जाते हैं। इन जंगलों में आपको ज्यादातर चौड़ी पत्ती वाले पेड़ दिखेंगे, जो ऊर्जा बचाने के लिए सर्दियों में अपने पत्ते गिरा देते हैं, इसलिए इनको पर्णपाती कहते हैं। इन जंगलों में हल्का सर्द गर्म मौसम होता है और लगभग 140 से 200 दिन तक पेड़ पौधे के बढ़ने का समय होता है। मतलब पूरे साल में 140 से 200 दिन तक पेड़ पौधे बढ़ते रहते हैं यहाँ पे। यहाँ के जो प्रमुख वनस्पति होते हैं वो होते हैं मेपल का पेड़। इसके अलावा बीच, हिकोरी, बर्च, अल्म और विलो ऐसे वनस्पति भी यहाँ पाए जाते हैं। याद रखना, मेपल के पेड़ को चिनार का वृक्ष कहते हैं। हिमालय में, कश्मीर में आपको ऐसे पेड़ देखने को बहुत सारे मिल जाएंगे। स्थितियों की बात करोगे तो पूर्वी उत्तर अमेरिका जो कि थोड़ा सा ठंडा है, पूर्वोत्तर एशिया और पश्चिमी और मध्य यूरोप जो कि सबके सब ठंडे हैं, उन एरिया के अंदर ऐसे आपको पत्ते मिल जाएंगे, पेड़ मिल जाएंगे। इसकी खास बात यह है कि समशीतोष्ण पर्णपाती वनों में पत्तों का हर साल गिरना मौसम के बदलाव के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे पेड़ सर्दियों की मार से बच जाते हैं। अब वो कैसे? देखो, पत्ते जब ये गिरा देंगे तो पानी का संरक्षण हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि सर्दियों में मिट्टी जम जाती है और जमने की वजह से पानी आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। तो ऐसे में पत्ते आप गिरा दो, क्योंकि पत्तों को नमी ज़्यादा चाहिए होती है, तो पानी आपका बच जाएगा। इसके अलावा ऊर्जा संरक्षण की ज़रूरत होती है। सर्दियों में धूप के अभाव से प्रकाश संश्लेषण की दर धीमी हो जाती है और पौधों के पास ग्लूकोज और ऊर्जा सीमित हो जाता है। यही कारण है कि वो पत्ते गिरा देते हैं। ठंड से बचने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। पतली और चौड़ी पत्तियां ठंड के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं और आसानी से क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। तो पेड़ जो हैं वो अपने नाजुक ऊतकों को बचाने के लिए, टिश्यूज़ को बचाने के लिए वो इन पत्तों को गिरा देते हैं। इसके अलावा पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करने के लिए भी ये ज़रूरी है। गिरने वाले जो पत्ते होते हैं वो पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। जब ये पत्ते सड़ते हैं तो मिट्टी में वापस पोषक तत्व छोड़ देते हैं, जिससे वसंत के मौसम में ये जो मिट्टी होती है ये पेड़ के विकास में सहायक हो जाती है। तो एक तरीके से प्राकृतिक पुनर्चक्रण आप इसको कह सकते हो। और आखिर में तेज हवाओं से बचने के लिए भी पत्ते ये गिरा देते हैं। पत्तियों से लदे हुए जो पेड़ होते हैं वो तेज हवाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं और उसकी वजह से पेड़ों के गिरने का खतरा बढ़ जाता है। तो पत्तियां ही नहीं होंगी तो प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है, फोर्स थोड़ा सा कम हो जाता है। तो पत्तियां गिराना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन पेड़ों के लिए। तो पर्णपाती वन आपको याद रहेंगे जो समशीतोष्ण होते हैं। इसके बाद आते हैं समशीतोष्ण शंकुधारी वन, जो कि आइसक्रीम के उल्टे कोन की तरह नजर आते हैं। ये जो वन होते हैं ये 30 से 60 डिग्री के बीच में आपको देखने को मिलेंगे। ये जो जंगल हैं सदाबहार होते हैं, हमेशा हरे रहते हैं, कभी भी अपने पत्ते नहीं छोड़ते हैं और हमेशा खड़े रहते हैं। ऐसे पेड़ आपने बहुत ज़्यादा देखे होंगे कश्मीर के इलाकों के अंदर। ये वही हैं जो शंकुधारी कहलाते हैं। एक बात याद रखना कि जो शंकुधारी पेड़ होते हैं ये हल्की सी अम्लीय मिट्टी के अंदर पैदा होते हैं, ज़्यादा नहीं, हल्की सी मिट्टी के अंदर। अब इन शंकुधारी वनों के भी कुछ एक प्रकार होते हैं, जैसे कि नमी वाले शंकुधारी और सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले वन। ये वो होते हैं जो सर्दियों में नमी इनको मिलती है और गर्मियों में सूखा हो जाता है। दूसरे होते हैं सूखे शंकुधारी वन जो बहुत ऊंचाई पर होते हैं, कम बारिश के साथ पैदा होते हैं। और एक होते हैं समशीतोष्ण वर्षा वन। अभी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अलग से। ये जो है हल्की सर्दी और बहुत ज़्यादा साल भर की बारिश के बाद पैदा होते हैं, तो इनको समशीतोष्ण वर्षा वन कहते हैं। देखिए, जहाँ पे वर्षा वन का नाम जुड़ जाए तो समझ लो बारिश से पैदा हो रहा है। अगर स्थिति की बात की जाए
तो जर्मनी के जो ब्लैक फॉरेस्ट है और अमेरिका में जो ओलंपिक नेशनल पार्क है, वहाँ आपको ऐसे बहुत से वन मिल जाएंगे। इनकी जो प्रमुख वनस्पति है वो है पाइन, स्प्रूस, फर और रेडवुड। याद रखना रेडवुड, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आता है समशीतोष्ण वर्षावन। ये भी जो है मध्य अक्षांशों 30 से 60 डिग्री के अंदर ही पैदा होता है। इन जंगलों में तापमान औसत होता है, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जो अक्सर हर साल लगभग 3.5 मीटर यानी कि 350 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा है। हमेशा नमी रहने की वजह से यहाँ बहुत सारे हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं, जिनमें आपको बड़े शंकुधारी पेड़ मिलेंगे, तटीय रेडवुड मिलेंगे और विशाल सिकुआ मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वर्षा वन में उगने वाली बहुत सारी किस्में यहाँ पे पाई जाती हैं। यहाँ की जो प्रमुख वनस्पति हैं उसमें रेडवुड, डगलस फर और हेमलॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 हैं, तो इन्हें याद रखना है आपको। स्थिति की बात करोगे तो ये जो है यूनाइटेड स्टेट्स के पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट और दक्षिणी चिली और उत्तरी जापान, इन इलाकों में ज़्यादा पाए जाते हैं समशीतोष्ण वर्षावन। आप स्थिति देख सकते हो, स्थिति से आपको अंदाजा लग सकता है। तो 3 टाइप के समशीतोष्ण वन हो गए। एक तो हो गए पर्णपाती जो अपने पत्ते गिराते हैं, एक आपके नॉर्मल शंकुधारी हो गए, और एक हो गए जो वर्षावन होते हैं, शंकुधारी वर्षावन, जो जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। तो 3 टाइप है, याद हो जाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम थोड़ा और ऊपर चलते हैं बोरियल वनों की तरफ, जो कि टाइगा वन भी कहलाते हैं। ये जो हैं ऊंचे अक्षांशों पे होते हैं, 50 डिग्री से 70 डिग्री के ऊपर, यानी ये सबसे ज़्यादा उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में उगते हैं जहां तक वन उग सकते हैं। ध्यान से समझ लो कि यही है आखिरी वन। इसके बाद आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो मिल जाएगा, लेकिन वहां पर किसी तरीके के वन नहीं उगते हैं। तो ये वो आखिरी वन है जो बोरियल वन या फिर टाइगा वन कहलाते हैं। ये बहुत ही लंबी और बहुत ठंडी सर्दियों में पैदा होते हैं, और साथ ही यहाँ पर बहुत छोटी गर्मियाँ होती है। गर्मी से मेरा मतलब है कि समझ लो कि किसी दिन कुछ 1 डिग्री गिर गए, जैसे -20 है तो -14 रह गया या -13 रह गया, तो वो गर्मी कहलाती है यहाँ पे। अदरवाइज़ यहाँ पर सर्दियाँ बहुत लंबी होती हैं और बहुत ज़्यादा होती हैं। इसमें ज़्यादातर आपको शंकु आकार वाले पेड़ ही मिलेंगे जो पूरे साल जमे हुए तापमान को सहने के लिए बने होते हैं। इन इलाकों में पेड़ पौधे और जानवर बहुत ही कम तादाद में होते हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि अम्लीय और उथली मिट्टी में पैदा होते हैं ये, जिसमें पोषक तत्व बहुत ही कम होते हैं। ये बहुत बड़े इलाके में फैले हुए हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा इलाके में फैला हुआ वन कौन सा है? जो टाइगा वन है वही है, इसको आपको याद रखना है। तो बहुत बड़े इलाके में ये फैले हुए होते हैं, धीरे धीरे ये सड़ते हैं और दुनिया भर का जो कार्बन है उसको ये अपनी तरफ खींचते हैं। जाहिर सी बात है CO2 तो इसको चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो सूरज का प्रकाश है वो बहुत ही कम पड़ता है, मतलब पड़ता है लेकिन इतना नहीं पड़ता है, आपको पता है ठंडी जगह है, तो इसी वजह से ये जो है धीरे धीरे कार्बन को अपनी तरफ खींचते हैं। तो समझ लो कि दुनिया का सबसे बड़ा बायोम, दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन चक्र इन्हीं की वजह से चलता है, एक इनकी वजह से और एक उष्णकटिबंधीय वनों की वजह से। स्थिति की अगर आप बात करोगे तो जो साइबेरिया, रशिया वाला आपको जमा हुआ इलाका दिख रहा है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। स्कैंडिनेविया के अंदर ये पाए जाते हैं, और उत्तरी अमेरिका में जो कनाडा के जमे हुए इलाके हैं वहाँ ये पाए जाते हैं। प्रमुख वनस्पति की बात करोगे तो लार्च, पाइन और स्प्रूस, ये 3 टाइप के पेड़ यहाँ पे मुख्यतः उगते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है और जो आपका ये बोरियल वन है जो टाइगा भी कहलाते हैं, यही दोनों है जिसकी वजह से जो आपका कार्बन का चक्र है वो चल रहा है। ये नहीं हो तो बहुत सी ऑक्सीजन बने ही नहीं, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो अक्षांशों के हिसाब से आपको वन समझ में आ गए। अब 3 टाइप के वन आपके और बचते हैं। सबसे पहले उपोष्णकटिबंधीय वन, ये जो है 20 से 35 डिग्री में पाए जाते हैं, यानी कि उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण के बीच में कहीं इनका एरिया आता है। यहाँ पे जो गर्मियाँ हैं बहुत गर्म होती हैं, नमी होती है, और जो सर्दी पड़ती है वो हल्की पड़ती है। बहुत से पेड़ पौधों और जानवरों का घर इसको माना जाता है, क्योंकि ये एरिया जो है बहुत अच्छा हो जाता है। खास बात यह है कि यहाँ पर सदाबहार वन भी पाए जाते हैं और पर्णपाती भी पाए जाते हैं। सदाबहार जो हमेशा खिले रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, पर्णपाती जो पत्ते गिरा देते हैं, दोनों टाइप के वन आपको यहाँ मिल जाएंगे। प्रमुख वनस्पतियों की बात करोगे तो पाइन, ओक, हिकोरी और ताड़ के पेड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। और आखिर में स्थिति की बात करोगे तो दक्षिण पूर्वी चीन, दक्षिण पूर्वी संयुक्त अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ एक हिस्सों में ये पाए जाते हैं। तो यानी कि इसकी भी अच्छी खासी तादाद है, तो ये याद रखने वाली बात है।
उपोष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण के बीच का यह हिस्सा है, तो इसको अलग से याद रखना। इसके बाद आते हैं भूमध्य सागरीय वन, जिसको मेडिटेरेनियन जंगल भी कहा जाता है। आपने भूमध्य सागर देखा होगा, ये जो है 30 से 45 डिग्री के बीच में है, आपको दिख रहा है। तो भूमध्य सागर के आसपास जैसा मौसम होता है वहां ये पाए जाते हैं। अब भूमध्य सागर के आसपास जैसा मौसम होता है वो सिर्फ यही नहीं होता है, वो आपको कैलिफोर्निया, चिली और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको भूमध्य सागरीय वन देखने को मिलेंगे। अच्छा, मौसम कैसा होता है? यहाँ पे जो गर्मी होती है वो बहुत गर्म और सूखी होती है, और जो सर्दी होती है वो बहुत सर्द और गीली होती है। गर्म गर्मी सूखी हुई है, सर्द सर्दी गीली है, तो इसे याद रखना। यहाँ के पेड़ पौधे आग और सूखे को सहने के लिए बने होते हैं। आपने सुना होगा कि कभी कभी हर साल गर्मी जब बढ़ती है तो आग लग जाती है, या कभी कभी जानबूझ के भी लगाई जाती है, तो ये उसको सह लेते हैं। यानी इन पेड़ पौधों और झाड़ियों की जो जड़ें हैं वो इसको सरवाइव कर जाती हैं। प्रमुख प्रजातियों की बात करोगे तो जैतून और कॉर्क ओक, ये भी ओक का पेड़ ही है। ऐसे जो पेड़ हैं ये सूखे मौसम में अच्छी तरह बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पर ये उगते हैं, तो याद रखना। अब आखिर में हम चलते हैं मैनग्रोव वन की तरफ। मुझे पता है कई लोग इसका इंतजार कर रहे होंगे। मैनग्रोव वनों को तटीय जंगल भी आप कह सकते हो, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय के किनारों पर उगते हैं, उन इलाकों में उगते हैं जहां पे ज्वार भाटा आता है, यानी कि समुद्र का नमकीन पानी आता है। इन वनों में खारे पानी में जीने वाले नमक सहिष्णु पेड़ और पौधे पाए जाते हैं, मतलब ऐसे पेड़ पौधे जो नमकीन पानी में भी बढ़ जाते हैं। ये जो जंगल होते हैं ये किनारों की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी माने जाते हैं, क्योंकि ये समुद्र के किनारों को तूफानों से बचाते हैं। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे समुद्री जीवों के जो बच्चे होते हैं वो इन्हीं जंगलों में पलते हैं। इवन अगर आप इंडिया की बात करोगे तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, ये जो नदियाँ जहाँ मिलती हैं वहाँ एक डेल्टा बनता है जो है सुंदरबन डेल्टा। वो दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों में से एक है। वहाँ पे बहुत से ऐसे जीव हैं जो पलते हैं, और साथ ही बंगाल टाइगर का उसको घर माना जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मैनग्रोव वन। तो अब आप ये पूरा ग्लोब देख सकते हो। यहाँ पे आप अक्षांश के हिसाब से बांट सकते हो। बीच में आपके उष्णकटिबंधीय वन हैं जो 4 टाइप के हैं। उसके बाद आपके समशीतोष्ण वन हैं। इन दोनों के बीच में आपके उपोष्णकटिबंधीय वन भी हैं। ऊपर अगर आप जाओगे 60 और 70 डिग्री के आसपास तो यहाँ पे आपको टाइगा वन मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे मैंने आपको मैनग्रोव भी दिखाया है। तो इस तरीके से पूरे ग्लोब पे आप वनों का वर्गीकरण कर सकते हो। अब आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे वनों के निर्माण के बारे में, और साथ ही भारत में कौन कौन से वन पाए जाते हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।